हेलो साथियों, नमस्कार। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने सूर्य या तप का एक अहम प्रकरण आपके समक्ष ला रहे हैं। अब आज हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। क्लियर? तो देखते हैं सूर्य तप है क्या। इसमें देखते हैं, पहला हमने सौर विकिरण, इसको देखते हैं। सूर्य अंतरिक्ष में निरंतर ऊष्मा विकिरित करता रहता है, जिसे हम सौर विकिरण कहते हैं। क्लियर? और सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन सेंटीग्रेड है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन सेंटीग्रेड है और इसके सतह का तापमान 6000 सेंटीग्रेड है। ध्यान से इस लाइन को नोट कर लीजिएगा। सूर्य के जो केंद्र का तापमान वो 15 मिलियन सेंटीग्रेड है और इसके सतह का तापमान 6000 सेंटीग्रेड है। इस बात को आप ध्यान से समझिए। और आगे है आपका, पृथ्वी को कुल सौर ऊर्जा का केवल 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। पृथ्वी को सौर ऊर्जा का केवल 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। जो सूर्य की जो ऊर्जा है वो केवल पृथ्वी को कुल 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। क्लियर? और आगे है आपका, सौर विकिरण प्रकाश की वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से पृथ्वी तक पहुंचता है। ये प्रश्न आपका आ चुका है, इसलिए इसको आप ध्यान से नोट करते चलिएगा। और आगे है आपका सूर्य तप। अब इसको देखते हैं। इसको कहते हैं सोलर आइसोलेशन। सूर्य तप को आइसोलेशन कहते हैं, सोलर आइसोलेशन। अब इसमें देखते हैं, पृथ्वी तथा उसके समस्त वायुमंडल के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। क्लियर? आगे है आपका, सूर्य से ऊष्मा निरंतर लघु तरंगों के रूप में विकसित होती रहती है। इन्हीं विकिरित ऊष्मा को हम सूर्य तप कहते हैं। यानी जो सूर्य से जो ऊष्मा लगातार लघु तरंगों के रूप में फैलती रहती है, इन्हीं विकिरित ऊष्मा को जो है हम सूर्य तप कहते हैं। अब देखते हैं, आइसोलेशन 3 शब्दों यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। क्लियर? जिसका अर्थ है प्रवेशी या विकिरण। क्लियर? और आगे है आपका, पृथ्वी पर प्राप्त होने वाला सूर्य तप सभी स्थानों पर एक समान नहीं होता है। पृथ्वी पर जो सूर्य तप होता है, जो सूर्य की विकिरण आती है, किरणें, वो सभी स्थानों पर एक समान नहीं होता है। आपका दक्षिणी पोल पर कुछ अलग, कर्क रेखा पर अलग, विषुवत रेखा पर अलग, मकर रेखा पर अलग, या अंटार्कटिका यानी 66.5 डिग्री पर अलग होता है। ये जो है एक समान नहीं होता है, बल्कि आगे देखिए, बल्कि यह भूमध्य रेखा पर अधिक और ध्रुवों की ओर कम होता जाता है, अर्थात एकदम न्यून हो जाता है। क्लियर? और आगे है एक आपके सामने इम्पोर्टेंट लाइन है, वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर 1.94 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर 1.94 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। क्लियर? अब चलते हैं आगे का भाग हम आपके सामने, वर्षा। अब वर्षा के बारे में हम देखते हैं कि वर्षा क्या है, इसको हम समझते हैं। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रेनफॉल। तो रेनफॉल के बारे में हम देखते हैं। इसमें हम पहला देखते हैं आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। वायु में यानी आपकी हवा में जो जलवाष्प की मात्रा होती है, ठीक ना, जो जलवाष्प की मात्रा होती है वही क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। समझ रहे हैं ना? और आगे है, वायु में औसत जलवाष्प 2% होता है। वायु में औसत जलवाष्प 2% होता है, जबकि यह अधिकतम 4% हो सकता है।
और आप 4 से 5 भी आपको मिले तो कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है। 4 या 5 मिले कोई दिक्कत नहीं है, यानी मिनिमम आपका 2 और अधिकतम आपका 4 या 5। क्लियर। और आगे देखते हैं हम संघनन। अब संघनन देखते हैं, संघनन की क्या फैक्ट हैं। जल की गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन ही संघनन कहलाता है। जल की गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन ही संघनन कहलाता है। तो जल का जो गैसीय अवस्था होती है उस अवस्था से तरल या फिर ठोस अवस्था में उसका जो है बदलाव संघनन कहलाता है। समझ रहे हैं ना। अब देखते हैं आगे। आगे है आपका धूल धुआं समुद्री नमक के कण के द्वारा आसानी से संघनन की क्रिया होती है। धूल धुआं समुद्री नमक के कण के द्वारा आसानी से संघनन की क्रिया संपन्न की जाती है। क्लियर। अब देखते हैं आगे। आगे है आपका संघनन के प्रकार। संघनन के प्रकार में देखते हैं हम, इसमें आपका पहला है ओस यानी ड्यू। जब वायु का तापमान सामान्य से कम हो जाए, जब वायु का तापमान सामान्य से कम हो जाए तो वह जो है संघनित होकर बूंदों के रूप में पौधों के पत्तों पर जमा होने लगता है और यह ओस कहलाता है। जब आप देखते हैं सर्दी के मौसम में आपका जो उस समय वायु का तापमान एकदम सामान्य से भी कम हो जाता है तो वह जो है संघनित होकर बूंदों के रूप में पौधों के पत्तों पर जमा होने लगते हैं और यह जो है आपका ओस कहलाता है और छोटी छोटी बूंदें होती हैं। क्लियर। अब देखते हैं तुषार या पाला, इसको कहते हैं फॉरेस्ट। अब देखते हैं तुषार या पाला को। जब वायु का तापमान औसत से इतना कम हो जाए कि वह सीधे जो है बर्फ के कण के रूप में परिवर्तित होकर धरातल पर आने लगे तो यह तुषार या पाला कहलाता है। अब आप देखते हैं जैसे गांव में आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जो है फसल पर पाला मार दिया, हमारी आलू की फसल पर पाला मार दिया, सभी पत्ते मुरझा गए। तो ये जो पाला होता है ये जो है ये आपकी जो ओस होती है ड्यू, ये जो है जब सामान्य से कम होती तो ओस कहलाती है। लेकिन जब सामान्य से भी एकदम न्यून हो जाए और वह जो है और छोटी जो बूंद की कणें होती हैं, छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं वो जो है सीधे सीधे आपका बर्फ़ में परिवर्तित हो जाती हैं और वह धरातल पर गिरने लगती हैं, आने लगती हैं, तो यह जो आपका तुषार या पाला कहलाता है। क्लियर। और आगे है आपका फॉग। अब फॉग में देखते हैं यानी कोहरा। कोहरा को हम समझ लें, वायुमंडल की निचली परत में एकत्रित धूल कण व धुएं के साथ संघनित सूक्ष्म जल का कण कोहरा कहलाता है। वायुमंडल के निचली परत में यानी आपके क्षोभ मंडल में एकत्रित जो धूल कण होते हैं वह एवं धुआं ये दोनों एक साथ संघनित होकर सूक्ष्म जल कण कोहरा का रूप धारण कर लेते हैं। तो जो कोहरा होता है वो आपको दिखता नहीं है, आगे का मार्ग आपको दिखता नहीं है, वो इतना ज़्यादा जो है सघन मात्रा में होता है कि आगे का मार्ग आप अपना प्रशस्त नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं कि हम आगे कैसे चलें। इतना वो ज़्यादा वो आपका जो है कुछ नहीं बल्कि आपका धूल कण एवं धुआं होता है जिसे हम कोहरा कहते हैं। समझ रहे हैं ना। वो इतना न्यून सूक्ष्म जल कण होते हैं वो आपको दिखते नहीं हैं लेकिन आपको महसूस होते हैं कि ये जो है पानी की बूंदें हैं, वो बहुत ही महीन होती हैं। क्लियर। और देखते हैं आगे आपका कुहासा या धुंध। अब इसको देखते हैं, इसको कहते हैं मिस्ट। मिस्ट को जो है कहते हैं कुहासा या धुंध। कुहरा फॉग और कुहासा मिस्ट। अब कोहरा और फॉग ये अलग अलग हैं। तो कोहरा जो है जो सूक्ष्म जल कण होते हैं वो कोहरे का रूप धारण करते हैं, लेकिन कुहासा में कुछ बात और है। कुहासा भी एक प्रकार का कोहरा ही होता है। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक व 2 किलोमीटर से कम होती है। अब इसमें आप कभी कभी सुबह के वक्त देखते हैं कि काफ़ी दूर
काफ़ी दूर जो है धुंधला टाइप में आपको दिखता है, जैसे कोहरा होता है तो आपको 100 मीटर भी देखना आपको मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो कुहासा होता है वो आपको स्पष्ट दिखता है कि मतलब आगे आपके 2-4 किलोमीटर तक जो आपको स्पष्ट दिखता है। लेकिन कुछ दूर मतलब आपकी निगाह जहाँ तक काम करती है तो आपको लगता है कि वहाँ पर भी कोहरा गिर रहा है, लेकिन आप उसको कोहरे का नाम दे देते हैं, लेकिन असल में वो कुहासा होता है। समझ रहे हैं ना आप? तो इसकी जो है दृश्यता 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के समथिंग होती है, लेकिन कोहरा का आप 100 मीटर तक आपकी निगाह नहीं काम कर पाएगी। उसके आगे 100 मीटर के आगे भी आपकी निगाह नहीं काम करती है कोहरा में। कुहासा में यही फ़र्क होता है। समझ रहे हैं ना? कोहरा में 200 मीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को देख पाना कठिन होता है। यही कोहरा और कुहासा में अंतर होता है। क्लियर? अब चलते हैं आगे। आगे है आपका बादल। अब बादल के बारे में समझ लें। बादल को अंग्रेजी में कहते हैं क्लाउड। तो अब देखते हैं इसके बारे में। वायुमंडल में जल वाष्प के संघनन के फलस्वरूप निर्मित जल कण या हिमकण के झुंड को हम क्या कहते हैं? बादल कहते हैं। फिर से देखिए इसकी डिफिनेशन को। वायुमंडल में जल वाष्प के संघनन के फलस्वरूप, जल वाष्प का जब वाष्पीकरण होता है उसके परिणाम में जो है आपका जो निर्मित जल कण है या हिमकण की झुंड को हम बादल कहते हैं। जल वाष्प जो कि आपके वायुमंडल में जाके संघनित होकर बादल का रूप धारण कर लेता है। जो धूल कण हैं उनके साथ ये जो है अभिक्रिया करके बादल का रूप धारण करता है। धूल कण भी आपके जीवन की एक अहम पहलू है। बादल ना बनता तो बारिश नहीं होती, तो धूल कण भी जो कि बादल बनाने में जो है अहम भूमिका निभाते हैं। समझ रहे हैं ना? अब देखते हैं आगे। यहाँ पर हमने लिखा है बादल का वर्गीकरण। अब बादल का वर्गीकरण में देख लें हम क्या है। तो जो ऊंचे मेघ होते हैं वो 6000 मीटर की लगभग ऊंचाई पर 6000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर जो है ऊंचे मेघ होते हैं। और जो मध्य मेघ होते हैं वो 2000 मीटर से 6000 मीटर तक माने जाते हैं। और जो निचले मेघ होते हैं वो 2000 मीटर तक की ऊंचाई में पाए जाते हैं। तो निचले मेघ जो होते हैं वो आपकी क्षोभमंडल में जो है आपके ज़्यादा करके निचले वाले मेघ जो है आपको लगता है कि बस बादल हमारे सर के ऊपर है, वो आपका निचला मेघ है। समझ रहे हैं ना? तो वो आपका निचला मेघ है। उसके ऊपर आपका मध्य मेघ है जिसकी ऊंचाई जो है 2000 मीटर से 6000 तक है। और जो ऊंचे मेघ हैं वो 6000 से 12000 मीटर तक माने जाते हैं। क्लियर? और आगे देख लें हम वर्षा। अब वर्षा के बारे में देख लें। जब बादल हमने पढ़ा तो वर्षा तो होगी ज़रूर। अब वर्षा के बारे में हम अध्ययन कर लें। अब देखते हैं वर्षा के बारे में। वर्षा का क्या फैक्ट है इसमें देखते हैं। लो प्रेशर और हाई प्रेशर। और लो प्रेशर का मतलब निम्न दाब और हाई प्रेशर का मतलब उच्च दाब। यानी निम्न दाब में आपका वायु का ऊपर जाना और उच्च दाब में वायु का भारी होना और नीचे की तरफ आना। अब देखते हैं इसमें देख रहे हैं आपकी वर्षा हमने ब्रैकेट में किया है। इसमें वर्षा आपका तापमान और जल ये दोनों जो है मिलकर जो है वर्षा का एक कारक बनते हैं। अब देखते हैं इसके बारे में, इसके फैक्ट के बारे में। जब वाष्पयुक्त वायु ऊपर उठती है, समझ रहे हैं ना, तो तापमान में कमी के कारण यह संघनित होने लगते हैं। समझ रहे हैं ना? जब वाष्पयुक्त वायु जब ऊपर की तरफ उठती है यानी आपका लो प्रेशर, ठीक ना, ऊपर की तरफ जाना। यहाँ पे हमने देखिए लिखा है ना निम्न वायुदाब यानी वायु का ऊपर जाना। तो जब जलवाष्प वायु के ऊपर उठती है तो तापमान में कमी के कारण यह संघनित होने लगती है। संघनन के परिणाम स्वरूप बादलों का निर्माण होता है। क्लियर? तो ये जो है आपका, और इसमें जो है आपका जो बादलों का निर्माण संभव हो जाता है। अब देखते हैं आगे आपका है बादलों में संघनित जल जब अधिक होने लगते हैं। बादलों में जो जल संघनन के कारण जब अधिक उनकी मात्रा बढ़ने लगती है तो ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण जल की बूंदों के रूप में नीचे की ओर चलते हैं, जिसे हम वर्षा की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो ये जो है आपके जो बादल हैं, जब इनमें जो है संघनन जल जब अधिक होने लगता है तो ये पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ये आपकी जो वर्षा होती है ये वर्षा अचानक यूं ही नहीं होती है।
आपकी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति होती है उससे जो है वो बादलों को खींचती है अपनी तरफ। मतलब आपका जो उसमें जो बादलों में आपके जो जल एक जमाव हो जाता है, वो जब ज़्यादा भारी होने लगता है बादलों में, तो पृथ्वी जो है उसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है। इसलिए जो है वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में वो पृथ्वी पर गिरने लगती है, जिसे आप क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं कि वर्षा स्टार्ट हो गई है। क्लियर। अब देखते हैं वर्षा के प्रकार, इसको समझ लें हम। वर्षा के प्रकार में पहला है आपका जो है संवहनी वर्षा। अब इसके बारे में हम देख लें। संवहनी वर्षा, जहाँ पर जल वाष्प ऊपर की ओर उठता है और ऊपर की ओर उठने पर संघनित होता है और यह संघनित होकर बूंदों के रूप में परिवर्तित होकर बूंदों के रूप में गिरना संवहनी वर्षा कहलाती है। समझ रहे हैं ना। तो ये जो संवहनी वर्षा है ये लगभग आपके पूरे भारत में लगभग हर जगहों पर आपकी संवहनी वर्षा लगभग होती है। कुछ जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश अलग होती है, वो पर्वतीय वर्षा कहलाती है। लेकिन जो संवहनी वर्षा होती है ये जो है जैसे आपका मैदानी क्षेत्र हो गया, लगभग यहाँ पर लगभग सभी जगहों पर ये संवहनी वर्षा होती है। क्लियर। अब देखते हैं आगे। पर्वतीय वर्षा समांतर रूप में जल वाष्प में भरी वायु सीधे क्रम जा रही है और आगे पर्वत मिलने पर नीचे से ऊपर की ओर उठने लगती है। फिर से समझिए। समानांतर रूप में जल में भरी हुई वायु सीधे क्रम में जा रही है और आगे पर्वत मिलने पर नीचे से ऊपर की ओर उठने लगती हैं। तब उनके तापमान में कमी आने लगती है और यही संघनित होकर बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है और यह जो है पर्वतीय वर्षा कराने में सक्षम होती हैं और हम उसे पर्वतीय वर्षा भी कहने लगते हैं। तो नीचे की जो वायु होती है वो जो है गर्म होती है, ऊपर की आपकी ठंडी होती है। जब इसमें जाके मिलती है तो वो बादल का रूप धारण कर लेती है और जहाँ पर जो है आपकी पर्वत मिलते हैं ऊंचे ऊंचे, उन पर्वतों पर जाके टकराती हैं और टकराने के बाद वो जो है आपका तुरंत जो है वर्षा के रूप में वो तुरंत अपना बूंद जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पर्वतों पर गिराने लगती हैं। तो आपका एक बार ऐसा सबसे ज़्यादा प्रलयंकारी बाढ़ जो है आपकी उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ के क्षेत्र में आया था। तो ये पर्वतीय वर्षा आप लोग कहते हैं बादल का फटना, तो ये अचानक ये प्रक्रिया पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। क्लियर। अब आप समझ गए होंगे। और आगे देखते हैं चक्रवाती वर्षा। अब इसके बारे में हम देख लें। जब स्थल से गर्म वायु ऊपर जाए और ऊपर की ठंडी वायु से मिलकर संघनित हो जाए और बादल बन के वर्षा होने लगे तो आपका चक्रवाती वर्षा होती है। समझ रहे हैं ना। मतलब आपका जो स्थल है वहाँ से आपकी गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है लो प्रेशर में, और जो ऊपर की ठंडी वायु है वो उससे जाकर वो मिल जाती है और संघनित होने लगती है। ठीक ना। ऊपर की वायु जो है ठंडी होती है, उसमें जाके वो मिलकर संघनन करने लगती है और बादल का रूप धारण करके वर्षा के रूप में जो है बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती है। तो ये आपकी चक्रवाती वर्षा मानी जाती है। क्लियर। अब देखते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके समक्ष हम रख रहे हैं, इसको देख लीजिए। भारत में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर मानी जाती है। भारत में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर मानी जाती है। और ये आपका प्रश्न जो है अभी आपके सीटेट के एग्ज़ाम में शायद 2019 में दिया था, तो शायद सुपर टेट की सीटेट में इसे दिया था जो है ये प्रश्न आया था और इस पर विवाद भी छिड़ा हुआ है। अभी भी इसका मैटर जो कोर्ट में चल रहा था, लेकिन इस पर शायद कोर्ट ने इस पर कुछ अपना कड़ा रुख अख्तियार करते हुए इस पर कुछ भी फैसला जो है नहीं दे पाई इस क्वेश्चन पर। और एनसीईआरटी के कुछ साक्ष्य भी दिए गए लेकिन माना नहीं गया। तो उसमें जो है आपका 150 से 200 के समथिंग जो है उसका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक ना। लेकिन यहाँ औसत वर्षा की हम बात करें तो 125 सेंटीमीटर होती है। क्लियर। और आगे देखते हैं विश्व में और भारत में
अधिक सर्वाधिक वर्षा मेघालय की मौसिनराम यानी 1178 सेंटीमीटर होती है। विश्व में और भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय की मौसिनराम में। इसके पहले जो है आपका चेरापूंजी था, जो कि आपका मेघालय क्षेत्र में चेरापूंजी नामक स्थान था, वहाँ पर होती थी। लेकिन अब जो है मौसिनराम में सबसे ज़्यादा 1178 सेंटीमीटर लगभग जो है वर्षा होती है मेघालय की मौसिनराम में। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं आगे भारत में वर्षा का वितरण, इसको समझते हैं हम। वर्षा का वितरण भारत में 75% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होता है। भारत में 75% वर्षा दक्षिण और पश्चिम, ध्यान से समझिएगा, यानी दक्षिण का मतलब आपका हिंद महासागर मतलब बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में आपका जो है अरब सागर की जो है मानसून जो है काफ़ी सक्रिय होते हैं। इसमें आपका दक्षिण का मानसून जो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होता है, और जब पश्चिम का मानसून, ये दोनों मानसून जो है सक्रिय होते हैं अब आपके जून जुलाई के मौसम में। तो जो है 75% वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होता है, जो जून से सितंबर माह में होती है। समझ रहे हैं ना आप? तो ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा ये वर्षा संपन्न होती है। और 13% जो है आपका उत्तरी पूर्वी के द्वारा वर्षा होती है। उत्तरी जो है आपका, ये आपका हिमालयी क्षेत्र है, और पूर्वी आपका जो है इधर लगभग मान के चलिए आपका ये पश्चिम बंगाल में जो आपका बंगाल की खाड़ी है लगभग वो उतना वो वहाँ तक वो एडजस्ट करती है उत्तरी पूर्वी मानसून। समझ रहे हैं ना? जो अक्टूबर से दिसंबर माह में होती है। समझ रहे हैं ना आप? तो अब देखते हैं आगे, और बची जो आपकी 10% वर्षा है वो पूर्व में स्थित स्थानीय चक्रवातों द्वारा संपन्न होती है। क्लियर? और आगे आपका 2% पश्चिमी विक्षोभ द्वारा दिसंबर से फरवरी के मध्य में होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जो आपकी दिसंबर से फरवरी के मध्य में होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। दिसंबर से फरवरी में जो आपकी बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। और ये आपका प्रश्न पीसीएस के एग्ज़ाम में आपका आया था। समझ रहे हैं ना? वहाँ से सीधा सीधा आपको वो कोट करके प्रश्न पूछा था, लेकिन जो है इसमें कुछ और ऑप्शन भी बने थे, तो सभी मिलाकर जो है ये पश्चिमी विक्षोभ के साथ जो है वो सही माने गए थे। तो दक्षिण और दिसंबर से लेकर फरवरी का जो मानसून होता है वो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा ही होता है। मात्र 2% की वर्षा होती है। क्लियर? तो ये जो है आपको फैक्ट हमने आपके सामने रखा, और अगले भाग में हम पुनः मुलाकात करेंगे ईवीएस यानी टेट के पूरे सिलेबस के पाठ्यक्रम, जो आपका पाठ्यक्रम है उसको हम अब पूर्णतः ख़त्म करेंगे। तो उसके बाद हम आपकी प्रश्न क्विज की श्रृंखला जो है शुरू करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपना विचार हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हमने आपको वर्षा, बादल, सूर्यातप, ये 3 चैप्टर को हमने आज आपके सामने रखा, और अपना विचार इस वीडियो पर ज़रूर प्रस्तुत करिएगा। हमें बेहद खुशी होगी, आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और कहीं भी आपको कुछ भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप हमें ज़रूर अपना एक मैसेज छोड़िएगा। हमें खुशी होगी आपके जवाब को देने में। हम फिर मिलते हैं अगले भाग में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।